अच्छा बेटा जी, इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x³ प्लस 1/2x होल पावर 8। इसमें देखें कि हम इसको ओपन करेंगे और मेंटली जो है वो एक्स की जो टर्म्स हैं कैंसिल आउट करके देखते जाएंगे कि कहाँ पर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आती है यानी कि विदाउट एक्स आती है। तो इसकी एक्सपेंशन को हम ओपन करते हैं। इसके कोएफिशिएंट्स होते हैं 8c0, 8c1, 8 8c2, 8c3 up to 8c8. So the expansion is 8c0, फर्स्ट टर्म की पावर 8 हो जाएगी और सेकंड टर्म की पावर 0 हो जाएगी, प्लस 8c1। अब फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज करेगी, सेकंड टर्म की पावर इंक्रीज करेगी, 4x³ पावर 7। अब मेंटली फर्स्ट टर्म के अंदर जो है आप कैलकुलेट करें कि एक्स की पावर क्या होगी। एक्स की पावर 24 होगी क्योंकि 1/2x पावर 0 0 हो जाएगा। अब सेकंड टर्म लिखते हैं हम 1/2x पावर 1। अब पहला जो ब्रैकेट है उसमें एक्स की पावर 21 है, दूसरी ब्रैकेट में एक्स की पावर -1 है तो 20 हो जाएगी। 8c2, 4x³ पावर 6, 1/2x पावर 2। इसमें 18 -2 कितना हो जाएगा, 16। इसी तरह अब हम नेक्स्ट पावर कैलकुलेट करते हैं। 8c3, 4x³ पावर 5 एंड 1/2x पावर 3। इसमें आ जाएगा 15 -3 12, 8c4, 4x³ पावर 4, 1/2x पावर 4। इसमें आ जाएगा जी 12 -4 8। अब हम उस वक्त तक कैलकुलेशन करते इनको कैलकुलेट टर्म्स को फाइंड आउट करते जाएंगे जब तक टर्म विदाउट एक्स नहीं आ जाती। पावर 3, 1/2x पावर 5। ये हो जाएगा 9 -5 4। उसके बाद 8c6, 4x³ पावर 2, 1/2x पावर 6। अब ये देख सकते हैं कि इसके अंदर पहली ब्रैकेट में एक्स की पावर 6 बन रही है और दूसरी ब्रैकेट में एक्स की पावर -6 बन रही है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। हम यहाँ पर एक्सपेंशन को स्टॉप कर देंगे और सिर्फ हम इसी टर्म को जो है वो कंसिडर करेंगे, इस टर्म को। और हम जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाकी टर्म्स को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स x इज इक्वल टू 8c6, 16x पावर 6, 1/2 पावर 6 x पावर 6 इज इक्वल टू 28 इंटू 16x पावर 6 1/64x पावर 6 इज इक्वल टू 7। ये जी इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है जी, कहते हैं जी कि द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज y इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन x-3 √x-1 + 3। द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द कर्व, नॉन एग्जैक्ट वैल्यूज आर राउंडेड टू 4 dp। फाइंड k गिविंग योर आंसर अप टू 4 dp। अब ये पॉइंट हमारे पास है, कर्व भी हमारे पास मौजूद है। x की वैल्यू पॉइंट के अंदर 2 है, कर्व के अंदर हम x की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे।
इस सारी चीज को हम कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.2679। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द ग्रेडियंट ए ई गिविंग योर आंसर अप टू 4 dp। फाइंड द ग्रेडियंट ए ई। y2 माइनस y1 3 माइनस के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1.2679 ओवर x2 माइनस x1 3 माइनस 2। इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया जी 1.7321। अब नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि द ग्रेडियंट्स ऑफ बी ई सी ई डी ई, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ हमने निकाला बी ई ए ई का ग्रेडियंट हमारे पास आ चुका है, ये है। उसके बाद जो बी ई का ग्रेडियंट है वो ये है। उसके बाद सी ई का ग्रेडियंट ये है और जो डी ई का ग्रेडियंट है वो ये है रिस्पेक्टिवली। यानी कि पहले हमारे पास जो पॉइंट था वो था 2,1.7321। अब हमने क्या किया है, ई पॉइंट सेम है, हम ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, ई का 3 है। हमने ग्रेडियंट निकाला, वो आ गया जी 1 पॉइंट, ये बी पार्ट के अंदर 1.7321। फिर हमने जो बी पॉइंट है वो हमने ई के थोड़ा सा करीब ले लिया है। यानी कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट 2 था, अब 2.9 हो गया और ई के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है। वहां से हमने ग्रेडियंट निकाला 1.748। फिर सी में हमने एक्स कोऑर्डिनेट 2.99 कर लिया है, ई के और करीब कर लिया है। यानी कि ई में एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और सी के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट 2.99 है। तो ग्रेडियंट क्या आ गया जी 1.9975। फिर हमने डी कोऑर्डिनेट को ई के और करीब कर लिया। अब सी से ज्यादा यानी कि इज मोर क्लोजर टू सी, मोर क्लोजर टू ई देन सी, डी पॉइंट। तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 2.999 है और ई पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 3 है, यानी कि बहुत करीब आ गए हैं। यानी कि अगर फर्ज करें कि अगर ये कर्व है हमारा, ये डी पॉइंट है और बिल्कुल इसके करीब ही जो है ना वो ई पॉइंट है, एक दूसरे के करीब करीब है। आप ये देख सकते हैं कि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट में डिफरेंस बहुत कम है। अब वो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद वो क्या कर रहा है, वो फाइंड आउट कर रहा है, उनका ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहा है। अब हम दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे और तो हमारे पास जो लाइन बनेगी वो ये होगी, ये लाइन बन जाएगी। अब ये देखें कि दिस लाइन इज वेरी क्लोज टू द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट ई। अब वो अगले पार्ट में कह रहा है कि स्टेट गिविंग अ रीजन फॉर यू आंसर what the values of the four gradients suggest about the gradient of the curve at point P. तो gradient of the curve at point P is equal to the gradient of the tangent line at P. Gradient of the curve at P, E, is equal to gradient of the tangent line at E। ठीक है जी। अब ये देखें कि ये जो टेंजेंट लाइन है, ये जो हमने ऊपर जो लाइन ड्रॉ की है डी और ई को मिलाने से, उसका ग्रेडियंट 1.97 है। और आप ये देखें कि जैसे जैसे
when we will move close to point E, the gradient is approaching to 2। देखें, 2 के करीब जा रहा है, 2 के करीब जा रहा है। पहले क्या था, 1.7321 था, फिर 1.9748, फिर 1.9975, फिर 1.9997। तो ई पॉइंट पर ग्रेडियंट क्या होगा, वो 2 को अप्रोच कर जाएगा। तो ई पॉइंट पर जो ग्रेडियंट है, जो टेंजेंट लाइन है, उसका ग्रेडियंट हमने जो अप्रोक्सीमेशन मेथड से हमने निकाला है वो 2 है बेटा जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि प्रूव द आइडेंटिटी sin theta minus cos theta over sin theta plus cos theta is identical to tan theta minus 1 over tan theta plus 1। इसमें हम इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड में tan theta minus 1 over tan theta plus 1 is equal to, अब tan theta को हम sin theta over cos theta लिख लेते हैं, -1 sin theta over cos theta plus 1 इज इक्वल टू, ऊपर भी हम एलसीएम ले लेते हैं और नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम दोनों केसेस में cos थीटा, न्यूमरेटर में आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा। अब हम इसको लिखेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा ओवर cos थीटा। अब ये जो सारा डिनोमिनेटर है, ये क्या होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos थीटा ओवर sin थीटा प्लस cos थीटा से कैंसिल आउट हो गया और हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई है जी। ये जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हेंस सॉल्व साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा ओवर 6। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पार्ट नंबर 1 के मुताबिक, अब ये देखें हेंस लिखा हुआ है, इसमें हमें जरूरी है कि जो पार्ट नंबर 1 है उसको हम यूज करें। तो जो लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल है, tan थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा ओवर 6। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 6 tan थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, और ये बन गया जी tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 tan थीटा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये जी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक इसकी हम कर लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। tan थीटा कॉमन पहले पेयर में से आ गया और दूसरे पेयर में से -2 कॉमन आ गया। tan theta minus 2, tan theta minus 3 is equal to 0। Now we have two values for tan theta. One is 2, other one is 3। The given domain is from 0 to 180 degree। तो पहले केस में हम बेसिक एंगल निकालते हैं। बेसिक एंगल इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू 63.4। अब हम क्वाड्रेंट डायग्राम को बनाएंगे, 0, 90, 180। डोमेन इज फ्रॉम 0 टू 180। tan पॉजिटिव है तो पहले क्वाड्रेंट में 63.4 बन गया। तो एक्चुअल एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू, ये है जी 0 डिग्री से जो एंगल बनता है वो एक्चुअल एंगल है जी।
ये आपका एक्चुअल एंगल है, ये। और दिस वन इज इक्वल टू 63.4। अब दूसरे केस में हम करते हैं। बेसिक एंगल इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू 71.6। दोबारा हम क्वाड्रेंट डायग्राम बनाते हैं, 0, 90, 180। अब ये देखें कि पहले क्वाड्रेंट में ही बनेगा क्योंकि tan पॉजिटिव है। ये बेसिक एंगल बन गया 71.6, और यहाँ पर जो एक्चुअल एंगल है फ्रॉम 0 डिग्री, वो भी जो है 71.6 ही होगा। ये जी इसके आंसर आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कि कहता है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म टू y इज इक्वल टू 2 f of x - 1। डिस्क्राइब द टू सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच हैव बीन कंबाइंड टू गिव द रिजल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये देखें कि यहाँ पर ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि f of x - 1, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, y होता है, y 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि एक तो ये स्ट्रेच है along y एक्सिस विद स्ट्रेच फैक्टर 2। फैक्टर 2। अब ये x की जगह पर, एफ ऑफ एक्स में x की जगह पर क्या लिखा हुआ है, x - 1 लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि जो x की चेंज होती है वो इक्वेशन के अंदर हमेशा रिवर्स शो होती है, यानी कि अगर x - 1 है ना, तो कोऑर्डिनेट्स में 1 ऐड होगा। कोऑर्डिनेट्स में 1 ऐड होने का मतलब क्या है कि ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में हम क्या बताते हैं, वेक्टर बताते हैं, और ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है, एक्स में चेंज हो रही है सिर्फ, वाई में कोई एडिशन नहीं हो रही। तो 1, 0 ट्रांसलेशन वेक्टर जी। अब बी पार्ट में कहते हैं द कर्व y इज इक्वल टू साइन 2x - 5s, x इज रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस। जब रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन होती है तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है। y एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन होती है तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है, यानी कि y इज इक्वल टू साइन 2 × -x -5 × -x। ये जी पहली पहली इसके अंदर अप्लाई हमने कर दी। अब ये बन गया साइन -2x + 5x। हमें एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है एएस लेवल्स में कि साइन -x इज इक्वल टू -sin x। तो ये बन जाएगा जी -sin 2x + 5x। उसी तरह जो साइन -2x है वो -sin 2x के इक्वल हो जाएगा। अब वो कहता है एंड स्ट्रेच्ड बाय अ स्केल फैक्टर ऑफ 1/3 इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स में जो स्केल फैक्टर होता है वो हमेशा जो है वो रिवर्स होता है। एक्स की चेंज हमेशा, क्या मैंने आपको बताया था कि उल्टी होती है। यानी कि अगर स्केल फैक्टर 1/3 है तो इक्वेशन में एक्स की जगह पर हम 3x लिखेंगे, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -sin 2 × 3x + 5 × 3x। y इज इक्वल टू -sin 6x + 15x। ये जी इसकी न्यू इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कर्व दिया हुआ है, इसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट -2, 0 है। पी जो है वो p, 0 है। कर्व हमारे पास क्या है, 2x² है। तो क्यू का जो y कोऑर्डिनेट है वो भी p होगा, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2p² हो जाएगा। अब वो कहते हैं एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन ऑफ द एक्स पी क्यू इन टर्म्स ऑफ पी। तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाफ बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का। अब इसमें बेस क्या है,
ये सारी, यहां से यहां तक कितना है डिस्टेंस है 2। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है स्मॉल पी। तो ये टोटल बेस कितनी बन जाएगी P+2, हाफ इंटू P+2। और इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है, ये ब्लू कलर से नजर आ रहा है, ये इस ट्राइंगल की हाइट है, ये जी। और ये लेंथ, ये हाइट कितनी है 2p²। तो यहां पर आ जाएगा 2p², 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, p² अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा PQ+2p²। ये जी एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये जी हमने शो कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल को। अब नेक्स्ट है जी, वो कहते हैं पॉइंट पी मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। द पॉइंट पी, इस पॉइंट की बात हो रही है, मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा तो क्या चेंज होगा इसमें, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगी। और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है पी, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, इस पी की बात हो रही है, स्मॉल पी की। द पॉइंट पी मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.02 यूनिट्स पर सेकेंड। तो ये क्या चीज दी हुई है, dp/dt is equal to 0.02 units per second, and q moves along the curve so that pq remains parallel to y-axis। pq remains पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये जो पी क्यू लेंथ है ये जब मूव करता है तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस रहता है। इसमें जो है इंक्लाइंड नहीं होती। कहते हैं फाइंड द रेट एट विच ए इज इंक्रीजिंग। हमने फाइंड आउट क्या करना है, dA/dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन p इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास ए का एक्सप्रेशन मौजूद है, हमने अभी फाइंड आउट किया है PQ+2p²। हम यहाँ से चेन रूल लिखेंगे। चेन रूल हम हमेशा लेफ्ट से शुरू करते हैं, dA/dt इज इक्वल टू, हम दो फ्रैक्शंस बनाएंगे, ए के ऊपर dA लिखेंगे, दूसरी फ्रैक्शन के नीचे dt लिखेंगे। अब ए के आगे वेरिएबल क्या है p, तो ये बन जाएगा dp से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, ये हमारा चेन रूल तैयार हो गया। अब हम dA/dp फाइंड आउट करेंगे। जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये 3p² + 4p बन जाएगा। अब p की वैल्यू उसने 2 दी हुई है क्वेश्चन में, dA/dp at point p is equal to 2, at p is equal to 2 is 20 आ गया जी। अब हम सारी चीजों को चेन रूल के अंदर पुट कर देंगे। ये जी हमारा dA/dt आ गया। ये रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, कहता है जी कि द फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी आर फर्स्ट, नाइन्थ एंड 21st टर्म ऑफ द एपी। अब एपी की कौन कौन सी टर्म है, T1, T9 एंड T21। T1 क्या है ए, T9 क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn इज इक्वल टू A+n-1 × d। जब T9 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा T9 इज इक्वल टू A+AT, और T21 क्या हो जाएगा A+20D। ये हो गया जी। अब वो कहते हैं कि ये क्या है, एक एपी की, जीपी की, ये बात
इसने यहाँ पर इसको एपी किया था। अब वो कहते हैं कि ये जीपी की T1, T2 एंड T3 है। ठीक है जी, अगर ये जीपी के कंजेक्टिव टर्म्स हैं तो इनकी रेशो सेम होनी चाहिए कंजेक्टिव टर्म्स की। T3/T2 शुड बी इक्वल टू T2/T1। T3 क्या है? A+20D। अब उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच प्रोग्रेशन इज 8। तो यहाँ पर T3 क्या बन जाएगा? 8+20D ओवर, और ये क्या बन जाएगा? T2 क्या बन जाएगा? 8+8D इज इक्वल टू 8+8D T2 डिवाइडेड बाई T1 इज 8। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 64 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से प्लस 160D इज इक्वल टू 8+8D इंटू 8+8D। 64 128D प्लस 64D²। यहां पर हमने A+B होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लिया है। अब ये देखें कि 64 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा जी 0 इज इक्वल टू 64D² माइनस 32D। इसको हम वो कर लेते हैं फैक्टराइज। 32D इज इक्वल टू 2D-1। एक यहां से आ गया, जीरो प्रोडक्ट रूल लगाते हुए डी 32D इज इक्वल टू 0, 2D-1 इज इक्वल टू 0। D इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, D इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R। हमने कॉमन रेशो निकालनी है। अब कॉमन रेशो क्या है? T2/T1। 8+8D/8। D क्या है? 1/2/8। ये 12/8 आ गया। R इज इक्वल टू आ गया जी आपका 3/2। ये जी पहला पार्ट हो गया। आप कहते हैं कि फोर्थ टर्म ऑफ ईच एक्सप्रेशन हमने निकाला। अब एपी में ए क्या है? 8 है। डी क्या है? 1/2 है। T4 इज इक्वल टू A+3D हो जाएगा। T4 इज इक्वल टू 8+3 इंटू 1/2। ये आ गया जी 9.5 आ गया। अब जीपी के लिए, जीपी में ए क्या है? 8 है और आर क्या है? 3/2 है। T4 इक्वल होगा A R⁻3। A इज 8 इंटू 3/2 पावर 3। ये हो जाएगा जी 27। ये जी दोनों हमने दोनों की टर्म्स फाइंड आउट कर ली हैं। जो TN का फॉर्मूला होता है जीपी के अंदर, वो A × R⁻n−1 होता है, इसलिए T4 में AR³ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जी। कहते कि इन द डायग्राम OAB is a sector of a circle with O center and radius 2R, and angle AOB is pi/6 radians. The point C is the midpoint of OA. Show that BC is equal to R √5 minus 2 √3। अब ये देखें कि BC हमने फाइंड आउट करना है। दो साइड्स इंक्लूडेड एंगल गिवन है, यहाँ पर हम कोसाइन रूल लगाएंगे और हम BC को फाइंड आउट कर लेंगे। कोसाइन रूल हम लगाते हैं BC होल स्क्वायर, वन साइड इज OC
that is r square. Other side is OB plus 2r square minus 2 into r into 2r into cos पाई बाय 6. cos पाई बाय 6 cos 30 किसके इक्वल होता है? √3/2 के इक्वल होता है. BC होल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर √3/2. r स्क्वायर 5r स्क्वायर माइनस 2 √3 r स्क्वायर. इसमें से r स्क्वायर कॉमन ले लें. 5 माइनस 2 √3 आ गया. ये BC स्क्वायर आ गया जी. अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें. BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? r स्क्वायर 5 माइनस 2 √3. अब r स्क्वायर इन दोनों का अंडर रूट अलग अलग हो जाएगा. यहां पर मैंने डीसीज का रूल यूज किया है. ए बी होल पावर n इज इक्वल टू a पावर n b पावर n. अगर मल्टीप्लीकेशन साइन हो तो दोनों की पावर को अलग अलग किया जा सकता है. तो BC इज इक्वल टू r 5 माइनस 2 √3. ये जी हमने शो करना था, ये हमने कर दिया. इसके बाद कहते हैं फाइंड द एग्जैक्ट पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन. पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन में क्या क्या है? ये BC है. अभी हमने पार्ट 1 में फाइंड आउट किया है. अगर आपको पार्ट 1 नहीं भी फाइंड आउट हो रहा आपसे तो आप इसको यूज कर लें अगले पार्ट में, क्योंकि वो उसने वैसे ही शो के लिए दिया हुआ है. ये R है और तीसरा क्या है? AB है. तो AB आर्क लेंथ है, सेंटर O, रेडियस 2r. तो अब हम एग्जैक्ट इसकी फाइंड आउट करते हैं जो है पेरीमीटर. तो पेरीमीटर में क्या क्या है? पेरीमीटर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू, एक है जी AC, एक है जी BC. AC प्लस BC. AC क्या है? R है. BC अभी हमने निकाला है R अंडर रूट 5 माइनस 2 √3. और अब हमने आर्क AB निकालनी है. आर्क AB किसके इक्वल होगी? R थीटा. R क्या है यहाँ पर? डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 2r के इक्वल है. और एंगल एट द सेंटर क्या है? पाई बाय 6 है. तो यहाँ पर आ जाएगा 2r इंटू पाई बाय 6. R प्लस R 5 माइनस 2 √3 प्लस पाई बाय 3. ये जी इसका पेरीमीटर शो हो गया, R पाई बाय 3. अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. अब एग्जैक्ट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन किस तरह हम निकलेगा? सबसे पहले हमने सोचना है किस फिगर को किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे या किस को किस में ऐड करेंगे तो एरिया आएगा. तो अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा. तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB. एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? हाफ R स्क्वायर. R इसमें क्या है? 2r. और थीटा क्या है? हाफ R स्क्वायर थीटा. माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या है? हाफ AB साइन C. एक साइड उसमें क्या है? R है. एक क्या है? 2r है. और इंटरनल एंगल क्या है? पाई बाय 6. हाफ R इंटू 2r इंटू साइन पाई बाय 6. हाफ 4r स्क्वायर इंटू पाई बाय 6 माइनस हाफ 2 से कट गया R स्क्वायर. और ये जो है
बन गया जी, साइन पाई बाय 6 होता है 1/2। सो द फाइनल आंसर इज पाई r² over 3 minus r² over 2। दिस वन इज द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द शेड रीजन। पॉइंट्स में चेंज नहीं करना आपने। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहता है द इक्वेशन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 4x² plus 20x plus 6 express the equation in the form y is equal to a ब्रैकेट ओपन x प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी। हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर में पहली जो स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो 4 है, 4 कॉमन ले लें। x² प्लस 5x प्लस 6/4 y इज इक्वल टू 4। अब x का कोएफिशिएंट क्या है? 5। 5 का हाफ क्या होगा? 2.5। तो 2.5 का स्क्वायर आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। 6/4 को सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये तीनों टर्म्स मिलके बन गई x प्लस 2.5 होल स्क्वायर। और ये जो सारी चीज है, इसको हमने एक ही दफा कैलकुलेटर में पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया जी 19/4 माइनस 19/4। अब ये जो बाहर 4 पड़ा हुआ है, इसको हमने सबके साथ मल्टीप्लाई करवाया। 4x प्लस 2.5 होल स्क्वायर माइनस 19/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 y इज इक्वल टू 4x प्लस 2.5 होल स्क्वायर माइनस 19। ये जी हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में शो कर। अब वो कहते हैं हैंस सॉल्व। अब बच्चों ने क्या किया हुआ है, इसको दोबारा से इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है इंडिपेंडेंटली। नहीं, हमने प्रीवियस जो उसने कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म बनाया है उसको यूज करना है बिकॉज ऑफ दिस हैंस। तो प्रीवियस जो हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाया है वो है जी 4x प्लस 2.5 होल स्क्वायर माइनस 19 इज इक्वल टू 45। x प्लस 2.5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। 4 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x प्लस 2.5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। स्क्वायर रूट ले लें। x प्लस 2.5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। x प्लस 2.5 इज इक्वल टू 4। x प्लस 2.5 इज इक्वल टू माइनस 4। x इज इक्वल टू 1.5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 6.5। ये दो आंसर्स हैं। अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे तो आपने उसने जो हेंस की कंडीशन दी है उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। अब वो कहते हैं स्केच द ग्राफ showing the coordinates of the stationing points। Stationing point, you are not required to indicate where the curve crosses the x and y axis। हमने इसको शो करना है, तो हमने इसको स्केच करना है। तो स्केच करने के लिए हमें स्टेप्स पता है। क्वाड्रेटिक कर्व को स्केच करने के लिए सबसे पहले हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं, उसके बाद हम टर्निंग पॉइंट बनाते हैं, उसके बाद हम बाय इंटरसेप्ट को बनाते हैं। तो ये ज्यादा अ, बेहतर बन जाता है। बेहतर बनाने के लिए हम वाई इंटरसेप्ट को बनाते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये देखें जी कि इसकी कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म हमारे पास मौजूद है। 4 ब्रैकेट ओपन x प्लस 2.5 होल स्क्वायर माइनस 19। ये है जी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से निकलती है। अगर इस चीज को हम जीरो के इक्वल पुट कर दें तो हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। x प्लस 2.5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2.5 इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। अब टर्निंग पॉइंट क्या होता है? टर्निंग पॉइंट होता है जी लाइन ऑफ सिमेट्री एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई क्या होता है?
वाई कोऑर्डिनेट होता है। यहां पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, 4 है, तो इसमें स्माइली बनेगी। और हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आएगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, ये बाहर जो पड़ी होती है कंप्लीट स्क्वायर में, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू होती है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई ये बन गया जी -2.5 कॉमा -19। अब वाई इंटरसेप्ट तो बड़ा इजी है। ये जो आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, इसके अंदर आप अगर आप एक्स को 0 पुट करें तो y6 आता है, 0 6 जी। ये आ गया जी। ये जी -1, ये -2, ये -3, हमारा जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो है जी एक्स इज इक्वल टू -2.5। और हमारा टर्निंग पॉइंट है -2.5 कॉमा -19, 5, 10, 15, 20। ये है जी। तो हमारा वाई इंटरसेप्ट क्या है, टर्निंग पॉइंट क्या है, -2.5 एंड -19, ये है जी। और वाई इंटरसेप्ट तकरीबन यहाँ पर बनेगा 6 पॉजिटिव। तो स्माइली बननी है, टर्निंग पॉइंट पर खड़े होकर हम वाई इंटरसेप्ट की तरफ मूव करेंगे और स्माइली बनाने की कोशिश करेंगे। ये लें जी। अब लाइन ऑफ सिमेट्री की अदर साइड पर भी एग्जैक्टली वही पोर्शन बन जाएगा। ये जी हमारा बन गया जी, कर्व बन गया, स्केच हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 9/2x+3। ठीक है जी। क्रॉसिंग y एक्सिस एट द पॉइंट 0 3। द पॉइंट a ऑन द कर्व हैज कोऑर्डिनेट्स 3 1, a के कोऑर्डिनेट्स 3 1 एंड टेंजेंट टू द कर्व एट a क्रॉसेस y एक्सिस एट c। y एक्सिस को c पे क्रॉस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन क्या होता है, dy/dx होता है। तो सबसे पहले हम इसका dy/dx निकालते हैं। y इज इक्वल टू 9 2x+3 होल पावर -1। सबसे पहले रेंज रेंज कर लेना कर्व को आप, उसको ऊपर ले आए ताकि आपको डिफरेंशिएशन करने में आसानी रहे। dy/dx इज इक्वल टू 9, पावर को कोएफिशिएंट बनाया, पावर में से एक माइनस किया और बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया। तो ये बन गया जी -18/2x+3 होल स्क्वायर। अब किस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है, 3 1 पर, तो 3 1 पॉइंट इसके अंदर पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू 3 बीच में पुट होगी, -18 6+3 होल स्क्वायर। इसका ग्रेडियंट आ गया जी 2/9, -2/9। अब ग्रेडियंट भी आ चुका है, पॉइंट भी मौजूद है, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y-y1 इज इक्वल टू m × x-x1। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9y-9 इज इक्वल टू -2x+6। 9y+2x -15 इज इक्वल टू 0 जी। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब वो कहते हैं शोइंग ऑल द वर्किंग, पार्ट 2 के अंदर, वेदर सी इज नियर टू बी और टू ओ। तो पहले हम सी पॉइंट निकालेंगे, तो फिर हम डिसाइड करेंगे ना कि वो बी के करीब है या ओ के करीब है। तो सी पॉइंट हम निकालते हैं। सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट इज द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट।
इस टेंजेंट का वाई इंटरसेप्ट हमें निकालना है। ये जो ऊपर पार्ट नंबर 1 में निकाला है, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें एक्स को 0 पुट करना है। +15/9 ये आ गया जी वाई इंटरसेप्ट आ गया जी। 5/3 1.67। ये पॉइंट बन गए जी 1.67। तो ये जो डिस्टेंस है ये 1.67 है, और ये डिस्टेंस कितना है 3 - 1.67। तो 3 - 1.67 कितना बनता है 1.33। तो सी जो है वो बी के ज्यादा करीब है, तो यहां पर हम लिख देंगे सी इज क्लोजर टू बी। अब वो कहता है कि थर्ड पार्ट में फाइंड शोइंग ऑल वर्किंग द एग्जैक्ट वॉल्यूम obtained when the shaded region is rotated 360 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस। अबाउट एक्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? पाई ए टिल बी y² dx, ये फॉर्मूला होता है। और ए और बी क्या है? एक्स की लिमिट्स हैं। अब ये शेडेड रीजन जो दिया गया है इसको हमने एक्स एक्सिस के अबाउट मूव करवाना है। जो एक्स एक्सिस की लिमिट्स हैं वो लिमिट्स हैं जी, एक तो 0 है और एक 3 है। तो लिमिट्स तो ये बन गई जी 0 till 3। वाई की जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है 9/2x+3, और y² है स्क्वायर आ गया dx। अब सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्क्वायर लेके, ये बन गया 81/2x+3 होल स्क्वायर dx। 81 बाहर चला गया इंटीग्रल साइन से, 0 till 3 2x+3 पावर -2 dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पावर में हम एक ऐड करेंगे, न्यू पावर से हम डिवाइड करेंगे, और बेस के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। और लिमिट हमारी 0 till 3, क्योंकि इंटीग्रेट हो चुका है इसलिए हम राइट साइड पे लिखेंगे। ये बन गया जी 81/2x+3 पावर -1 ओवर -2 -81/2 पाई 1/2x+3 0 till 3। अब ये लिमिट को हम अंदर पुट कर देते हैं, -81/2 पाई कांस्टेंट सारे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमने बाहर निकाल लेने हैं लिमिट पुट करने से पहले। 1/6 + 3 9 -1/3। एलसीएम आ गया 9। -81/2 पाई into 2/9। The final answer is 9 पाई यूनिट क्यूब। ये है जी हमारा वॉल्यूम आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी
A circle has center at phi 1. The point -1 -2 lies on the circle. यानी कि ये एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है phi 1 b, ये एक पॉइंट है, ये सर्कल के ऊपर रहता है। अब सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास सेंटर होना चाहिए और रेडियस होना चाहिए। सेंटर हमारे पास मौजूद है, रेडियस हम निकाल लेते हैं ए बी लेंथ निकाल के। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 9 अंडर रूट 45। तो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ए और बी क्या है? 5 1 x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 45 होल स्क्वायर। x माइनस 5 होल स्क्वायर y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये जी सर्कल की इक्वेशन आ गई आपके पास। अब वो कहता है कि द पॉइंट C इज सच दैट AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसकी अगर हम डायग्राम बना लेंगे ना तो हमें आसानी होगी। ए पॉइंट हमें पहले से पता है, ए पॉइंट इज -1 -2 और AC इज द डायमीटर। सी पॉइंट जो है वो डायमीटर पे है, यानी कि ये AC है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है। ठीक है। D has the coordinate 5 16, show that DC is the tangent to the circle। ये जी D पॉइंट है 5 16। हमने शो करना है कि जो DC है वो टेंजेंट टू द सर्कल है। अब ये देखें जी कि सेंटर तो हमें पता है, सेंटर इज 5 1। तो हम C के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। C के कोऑर्डिनेट्स अगर हम ए बी लेट कर लेते हैं, सेंटर जो B है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 5 1 और A जो है वो -1 -2 है। अब CB का जो CA का मिड पॉइंट है वो B है विच इज 5 1। तो CA का मिड पॉइंट हम निकालते हैं a-1/2 कॉमा जो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 और मिड पॉइंट हमें वैसे भी पता है ये है। तो a-1/2 इज इक्वल टू 5 कर दें, x कोऑर्डिनेट को x के इक्वल कर दें और y कोऑर्डिनेट को y के इक्वल कर दें। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 11 और b की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो C के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 11 एंड 4। अब हम AC का ग्रेडियंट निकालते हैं। -2 -4 ओवर -1 -11, ये आ गया जी 1/2। अब 1/2 है। अब CD का ग्रेडियंट क्या होगा? आपको पता है टेंजेंट लाइन रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, m ऑफ टेंजेंट लाइन। यहाँ पर हम परपेंडिकुलर लाइन के ग्रेडियंट के लिए यूज करेंगे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 और हमारे पास जो परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट -2 आ जाएगा। अब हमारे पास C पॉइंट भी मौजूद है 11 4 और ग्रेडियंट भी मौजूद है, तो टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी y-4 इज इक्वल टू -2 इंटू x -11। अब हमने ये देखना है
कि डी पॉइंट क्या इसके ऊपर लाई करता है कि नहीं करता, इस टेंजेंट लाइन के ऊपर। तो हम एक्स और वाई को पुट कर देते हैं इसमें। तो वाई की जगह पे हमने 16 पुट कर दिया और एक्स की जगह पे 5 पुट कर दिया, 12। और यहां से भी 12 जी। टेंजेंट लाइन डी जो है वो टेंजेंट लाइन के ऊपर ही रहता है, इसलिए जो डीसी है इज द टेंजेंट लाइन। सो डीसी इज अ टेंजेंट टू द कर्व। अब एक बात याद रखें, जहां पर वो कहते हैं ना कि शो ये करें, तो हमने नीचे कंक्लूजन जरूर देना है, जैसे मैंने लिखा है कि डीसी इज टेंजेंट टू द कर्व। अब वो कहते हैं कि नेक्स्ट पार्ट है, कहते हैं द अदर टेंजेंट फ्रॉम डी टू द सर्कल touches the circle at E. Other tangent from D to the circle touches the circle at E. Find the coordinates of E. अब इस E के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल। अब ये देखें जी कि E पॉइंट में अगर हमने इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है, ये जो C पार्ट में E पॉइंट को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होनी चाहिए DE की। और फिर हम उसको सर्कल के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे। अब ये देखें कि इसके नंबर सिर्फ 2 हैं, तो इसको करने के लिए हम ऑब्जर्वेशन मेथड यूज कर लेते हैं। अब ये देखें, क्योंकि वो बहुत लंबा काम हो जाएगा। अब ये हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 5 1। अब डी पॉइंट जो है वो 5 16 है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट इज द सेम एंड 16, 5 एंड 16 डी कोऑर्डिनेट है। यहां से दो टेंजेंट्स आ रहे हैं सर्कल के, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ये दो टेंजेंट्स हैं। अब एक पॉइंट उसने दिया हुआ है 11 4, ये 5 है, राइट साइड पर होगा 11 4, 11 4। ये पॉइंट था सी वाला। अब हमने ये ई वाला पॉइंट पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये देखें हम एग्जैक्ट उसको बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। ये है जी, ये बन गया जी। ये काइट शेप बन रही है। अब आपको पता है कि जो लॉन्गर डायगोनल है वो इसको टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों आपस में बराबर होंगी। अब ये आप देख सकते हैं कि ये ईसी लाइन हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि अगर हम शेप को ड्रॉ करेंगे एग्जैक्ट, तो ये ईसी लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। क्योंकि अगर ये एक डायगोनल जो बी और डी वाला है ये वर्टिकल है, तो जो ईसी वाला डायगोनल है दैट शुड बी हॉरिजॉन्टल काइट के अंदर, क्योंकि दोनों के दरमियान में परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री होता है। अब ये देखें कि सी से इस पॉइंट तक आने के लिए हमें 11 से 5 पे आना पड़ रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस 6 है। तो इस पॉइंट से, एक्स पॉइंट से ई तक जाने के लिए हमें 6 फिर पीछे जाना पड़ेगा। तो 11 से जब हम 12 पॉइंट्स पीछे की तरफ मूव करेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1। और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वाई कोऑर्डिनेट विल रिमेन्स द सेम। तो जो इसके वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, वाई कोऑर्डिनेट है वो 4 होगा। तो इस तरह हम बाय ऑब्जर्वेशन हम जो है ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन निकालना फिर उसको सर्कल के साथ इंटरसेक्ट करवाना वो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन मेथड से इसको कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 5 - 2 sin 2x। डोमेन उसने 0 टिल पाई दी हुई है। कहते हैं फाइंड द रेंज ऑफ द एफ।
आप देखें कि इसमें मीन लाइन क्या है, इसको हम कंपैरिजन इसका करेंगे। -2 साइन 2x प्लस 5, इसका हम कंपैरिजन करेंगे y इज इक्वल टू a साइन bx प्लस c। इसमें मीन लाइन क्या है, c, यानी कि वो है y इज इक्वल टू 5। और इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है इन द ओरिजिनल पीरियड, b, और 2 है। यानी कि 360 डिग्रीज में ये दो दफा बन जाएगा, 2 पाई में ये दो दफा बनेगा। एम्पलीट्यूड कितना है, 2 है। तो आपने मीन लाइन से 2 ऊपर जाना है और 2 नीचे रहना है। इसमें मीन लाइन से 2 यूनिट्स ऊपर जाना है और 2 यूनिट्स नीचे रहना है। मीन लाइन क्या है, 5 है। 5 से जब आप 2 यूनिट्स जाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 5 से जब आप 2 यूनिट्स नीचे आएंगे तो 3 आ जाएगा। तो यही हमारे फंक्शन की रेंज है, इन बिटवीन 3 and 7। अब जी हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। वो कहते हैं जी कि स्केच द कर्व। हमेशा जब डोमेन रेंज निकालनी है तो कर्व को पहले स्केच ही कर लिया करें तो बेहतर होता है, सामने आ जाता है। खैर, अब हम इसको स्केच करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। मीन लाइन क्या है जी, y इज इक्वल टू 5। ये जी मीन लाइन बन गई। अब मीन लाइन से 2 ऊपर जाना है क्योंकि एम्पलीट्यूड a 2 है। तो हमने मीन लाइन से 2 यूनिट्स ऊपर जाना है और 2 यूनिट्स नीचे रहना है। अब ये देखें कि a के साथ माइनस भी लिखा हुआ है। जब a नेगेटिव होता है तो फिर मीन लाइन में हम कर्व को फ्लिप कर देते हैं, यानी कि साइन वैसे तो ये बनेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन हम इसको मीन लाइन में फ्लिप कर देंगे और कर्व आपका इस तरह बन जाएगा। और 0 से 2 पाई में इसके, 0 से 360 में इसके दो लूप्स बनेंगे, दो साइकिल बनेंगे। और 0 से पाई में इसका एक साइकिल बनेगा, यानी कि ये 0 से यहां पर पाया आ गया और 0 से पाई में इसका एक साइकिल बनेगा। ये जी स्केच हो गई। अब वो कहते हैं कि स्टे सॉल्व द इक्वेशन f(x) = 6। अब जी f(x) क्या है, 5 - 2 sin of x। 5 - 2 sin 2x = 6। अब हम sin 2x को सब्जेक्ट बनाते हैं, -1/2 आ गया। अब हम इसके 4 स्टेप्स हैं, उन्हें हमें फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है जी, हमने बेसिक एंगल निकालना है, और बेसिक एंगल निकालते हुए निगलेक्ट द साइन करना है। दूसरे नंबर पे हमने सेट द डोमेन करना है। तीसरे नंबर पे क्वाड्रेंट डायग्राम बनानी है। चौथे नंबर पे एक्चुअल एंगल बनाना है। बेसिक एंगल इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन को निगलेक्ट किया, 1/2 रेडियंस में। तो हमने इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर देना है। साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री π/6 के इक्वल होता है। अब हमने डोमेन सेट करनी है, सेकंड स्टेप। डोमेन उसने ऊपर क्वेश्चन में 0 टिल पाई दी हुई है, तो यहां पर हम डोमेन है जी 0 टिल पाई। अब इसको 2x में चेंज करेंगे, 2x
इज इन बिटवीन 0 till 2 पाई। अब हम क्वाड्रेंट डायग्राम बनाएंगे। 0 पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2, यानी कि 2 पाई तक चले गए। अब साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड एंड फोर्थ। एंड बेसिक एंगल इज पाई/6, पाई/6। अब एक्चुअल एंगल इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू पाई प्लस पाई/6। ये वाला एंगल है जी। 0 डिग्री से ये मेजरमेंट है। और दूसरा एंगल क्या बनेगा? दूसरा एंगल ये बनेगा जी, 0 डिग्री से यहां तक। ये एंगल क्या होगा जी? ये एंगल होगा जी 2 पाई - पाई/6। 2x इज इक्वल टू 7 पाई/6 एंड 11 पाई/6। x की वैल्यू आएगी जी 7 पाई/12 एंड 11 पाई/12। अब वो कहते हैं जी द फंक्शन g इज डिफाइंड बाय g(x) इज इक्वल टू 5 - 2 sin(x)। डोमेन उसने 0 से k तक कर दी है। अब एक्सप्रेशन वही है ऊपर वाला, लेकिन क्योंकि उसने डोमेन चेंज की है, इसलिए उसने उसका नाम बदल दिया है, एफ से जी बना दिया है। वेयर के इज अ कांस्टेंट, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच जी हैज एन इनवर्स। अब ये देखें, ग्राफ हमारे सामने है इसका। 0 से हम कहां तक जाएंगे? कि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन एक जगह पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए। 0 से हम कहां तक जाएंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगी? ये देखें जी, अगर हम 0 से यहां तक आएंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक जगह पर टच करेगी। इससे जैसे ही हम आगे जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह पर इंटरसेक्ट करनी शुरू कर देगी। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये जी, अब हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रही। तो हमें 0 से कहां तक जाना है? हमें 0 से सिर्फ ये लोएस्ट पॉइंट तक जाना है। लोएस्ट पॉइंट पे वैल्यू क्या बन रही है? पाई/4। तो हमें 0 से पाई/4 तक जाना है। तो सो द लोएस्ट वैल्यू ऑफ के इज, सॉरी, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के इज पाई/4। अगर हम पाई/4 से आगे जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह पर इंटरसेक्ट करना शुरू कर दी। अब वो कहते हैं कि फॉर दिस वैल्यू ऑफ के फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर जी इनवर्स ऑफ एक्स। अब जी इनवर्स एक्स किसके, जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 5 - 2 sin 2x। जी ऑफ एक्स की जगह पर वाई लिखते हैं और अब हम एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये जी एक्स सब्जेक्ट बन गया। अब हम एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देते हैं। ये जी हमारा इनवर्स आ गया। जी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स 5 - x/2।